नमस्कार दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे बेहद ही विशेष कार्यक्रम वैदिक गुरु में। और मैं हूं आपके साथ उपेंद्र कौर। दर्शकों, आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको जानकारी प्रदान करने वाले हैं वास्तु को लेकर कि आखिर वास्तु क्या है, किस तरीके से यह हमारे जीवन पर अपना प्रभाव डालता है, गलत वास्तु किस तरीके से हमारे जीवन को विनाश भी कर सकता है और सही वास्तु हमारे जीवन में किस तरीके से खुशियों का आगमन करा सकता है। बहुत सारी विशेष जानकारी हम आपको देने वाले हैं। कार्यक्रम बहुत ही ध्यानपूर्वक देखिएगा। तो चलिए इसी के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और मिलकर स्वागत करते हैं हमारे बेहद ही खास मेहमान का, जो कि आज हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं वास्तु एक्सपर्ट अमित बहल जी की। तो आइए सबसे पहले मिलकर उनका स्वागत कर लें। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। अमित जी, यहाँ पर आज इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं आपसे वास्तु पर तो बहुत सारी चर्चा करना ही चाहूँगी, लेकिन उससे पहले मैं आपसे यह जानना चाहूँगी कि आपने एक वास्तु विशेषज्ञ बनने की कैसे सोची, और जब ये विचार आपके मन में आया तो यह शिक्षा आपने कहाँ से प्राप्त की? जी, बचपन से मुझे अकल साइंस या इस तरह की विद्या की रुचि रही है। और जैसे फॉर एग्जांपल एस्ट्रोलॉजी हो गई, न्यूमरोलॉजी हो गई, वास्तु हो गया, इनके बारे में सीखने की मेरी तमन्ना रही है बचपन से। आई थिंक पोस्ट कॉलेज एंड थोड़ा सा मैं स्पिरिचुअल भी हूँ, सो उसमें ध्यान और गया। मैंने काफ़ी ब्लॉग्स पढ़े और इस हिसाब से मुझे लगा कि जो नॉलेज मैंने ये करते हुए प्रोक्यूर करी है वो बेसिकली उतनी ज़्यादा नहीं है, या फिर इट्स नॉट अ कंप्लीट नॉलेज। तो उस कारण मैंने इसको वास्तु को सीखने का निर्णय लिया। और आई थिंक कंप्लीट नॉलेज अगर कोई रखे और फिर वो अमल में लाए या फिर इन टर्म्स ऑफ कंसल्टिंग यूज़ करे, उसकी ज़्यादा वैल्यू होती है। तो मैंने इस कारण ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ अकल साइंस, जो हमारे पटेल नगर नई दिल्ली में है, वहाँ से मैंने वास्तु में मास्टर्स किया है। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपके इस सफ़र को जानकर, और आपने किस तरीके से इस सफ़र में अपना इंटरेस्ट दिखाया, किस तरीके से आप इसमें आगे बढ़े और आज आप हमारे साथ यहाँ पे उपस्थित हैं। तो देखिए दर्शकों, जिस तरीके से अमित जी ने वास्तु विशेषज्ञ बनने की सोची, यह कठिन सफ़र अपना तय किया और उन्होंने यह विद्या प्राप्त की ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ अकल्ट साइंस दिल्ली से। वैसे ही यदि आपकी भी रुचि है वास्तुशास्त्र में, या फिर आप न्यूमरोलॉजी सीखना चाहते हैं, या फिर वैदिक ज्योतिष बनना चाहते हैं, यानी कि ज्योतिष शास्त्र में यदि आपकी रुचि है, तो ऐसे में आप भी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ अकल्ट साइंस दिल्ली से जुड़ सकते हैं। कैसे जुड़ सकते हैं, उसके लिए डिटेल्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाई जा रही है। चलिए इसी के साथ कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आज के विषय पर चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि आप एक वास्तु एक्सपर्ट हैं, तो ऐसे में सबसे पहला प्रश्न तो मैं आपसे यही करना चाहूँगी कि वास्तु है क्या, ये कैसे हमारे जीवन को प्रभावित करता है? जी, जैसे आपने पूछा वास्तु क्या है। वास्तु जो टर्म है वो बेसिकली मैं बोलूँगा बहुत सिंपल शब्दों में, जिसमें तू वास करता है या करती है। सिंपल टर्मिनोलॉजी कि जहाँ पे आप अपना मैक्सिमम टाइम बिताते हो। सो अगर हम मकान को देखें या किसी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी या हाउस को लें, वहाँ पे हम मैक्सिमम टाइम स्पेंड करते हैं। हम स्पेंड करते हैं या कपल स्पेंड करते हैं, परिवारजन, बच्चे स्पेंड करते हैं, या फिर अगर आप ऑफिस गोयर हैं या बिजनेसमैन हैं, आप बाहर भी निकलते हैं तो आप अपने कमर्शियल या ऑफिस में टाइम स्पेंड करते हैं। जहाँ पे आप ज़्यादातर बैठते हैं या अपना कार्य करते हैं, बीट हाउसवाइफ या बीट आप ऑफिस गोयर हैं, तो जहाँ आप बैठते हैं वहाँ आपका टिपिकली वास होता है। तो ये वास्तु जो है वो पंच महाभूतों की साइंस है। और जैसे हमें पता है कि लाइफ में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होते हैं, यहाँ पे भी होते हैं। हाउएवर हम अगर वास्तु की माने तो नेगेटिव एनर्जीज़ का सामना एक तरह से सबको करना पड़ता है। बात बस यही रह जाती है कि हमें उसका पता नहीं चलता। जहाँ आपके वास्तु का सवाल है वो डायरेक्शनल वे में देखी जाती है। जैसे कि आपके 4 डायरेक्शंस हो गए या दिशाएं हो गई, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, और इनको हम डिवाइड अगर करें या विभाजित करें तो आपकी 8 लोकेशंस या फिर 16 लोकेशंस हो जाती हैं, जिनके बारे में हम आगे चल के चर्चा कर सकते हैं।
अगर मोटे तौर पे इसको देखा जाए, कैसे हम हमारे एंट्रेंस से लेके हमारे घर में या कार्य क्षेत्र में और हर रूम में या पूरी तौर पे घर में, इंक्लूडिंग किचन, इंक्लूडिंग लिविंग रूम, डाइनिंग फॉर एग्जांपल, सारी जगहों में मैक्सिमम तरीके से ऑप्टिमम एनर्जी लेके चले। वास्तु बेसिकली इन सबको ही कवर करता है। सो इट्स एन अकल्ट साइंस। बहुत अच्छे से आपने वास्तु को एक्सप्लेन किया हमारे दर्शकों के लिए, बहुत सरल शब्दों में आपने हमें समझाया कि वास्तु क्या है, किस तरीके से है हमारे जीवन पर अपना प्रभाव डालता है। अब आपने जैसे कि हमें समझाया कि हम ज़्यादातर जहाँ पर वास करते हैं वहीं पर वास्तु है, तो ऐसे में ज़्यादातर एक व्यक्ति का वास होता है उसके घर में या फिर उसके कार्य क्षेत्र में। तो ऐसे में सबसे पहले घर की बात करना चाहूँगी। यदि एक घर की बनावट की बात करें तो सबसे पहले अगर हम एक घर में एंटर करते हैं तो सबसे पहले क्या आती है? एंट्रेंस। तो घर की एंट्रेंस किस दिशा में होनी चाहिए? घर की एंट्रेंस किस तरीके की होनी चाहिए? श्योर, आपने बहुत ही उम्दा सवाल पूछा है और ये काफ़ी दर्शक मुझसे सलाह भी करते हैं, क्योंकि जैसे आप कोई भी गेस्ट आए या आप भी कहीं बाहर से आए, आपको अपने एंट्रेंस से होके घर में आना है। तो एंट्रेंस आप कैसे इंश्योर करें, और जितना भी हमें एज अ नॉर्मल पर्सन या ह्यूमन बीइंग आता है, हम क्या कर सकते हैं, मैं इसको बहुत ही सरलता से सिंपल भाषा में आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा। आपका जो एंट्रेंस है वहाँ पे आप पॉजिटिविटी क्रिएट करने के लिए, उसको सिंपल रखने के लिए आप स्वास्तिक का चिन्ह लगा सकते हो। आपके डोर के दोनों तरफ, लेफ्ट राइट, अगर नहीं हो पाता तो एटलीस्ट सेंटर में थोड़ा सा ऊपर करके आप स्वास्तिक का चिन्ह लगाएं। मैं तो बोलूँगा आप खुद अपने हाथों से लगाएं। आजकल स्टिकर्स आते हैं, मैग्नेट्स आते हैं, बट आपको ये मेक श्योर करना है दर्शकों कि ये दूसरे किसी कलर का ना हो। इसका जो कलर होता है वो है सैफ्रॉन या नारंगी कलर या फिर डार्क रेड कलर। ये कलर का स्वास्तिक आप अपने मेन डोर या एंट्रेंस पे लगा सकते हैं, अथवा आपके लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड ऑफ द डोर भी लगा सकते हैं। अब बात आ जाती है कि और तरीके हैं। बिल्कुल हैं। आप जो तोरण हो गए या अशोक के पत्ते हो गए, आप वो लगा सकते हैं। आजकल मार्केट में आपको कस्टमाइज्ड वे में भी चीज़ें मिल जाती हैं, जहाँ पे आपको पत्तों के साथ गणेश जी मिल जाते हैं, आपको मंगल कलश देखने को मिलता है, राइट। सो ये सब चीज़ें आपकी एंट्रेंस की ना सिर्फ शोभा बढ़ाती हैं, मोर देन शोभा, मैं बोलूँगा इसको पॉजिटिव एनर्जी में तब्दील करती हैं। कुछ लोग छोटे मोटे प्लांट्स भी लगा देते हैं। मैं बस यही गुजारिश और रिक्वेस्ट करूँगा कि वहाँ पे कैक्टस मत रखिए। आप कोई भी अच्छा सा पौधा, छोटा सा पौधा, 1-2 मैक्सिमम आप लगा दीजिए। बाकी आपको अगर पौधों को रखना है तो आप ईस्ट बालकनी में या ईस्ट साइड में रखिए। ये मैं छोटे पौधों की बात कर रहा हूँ, जैसे तुलसी एंट्रेंस में ना रखिए, आप उसको पूर्व दिशा की तरफ रखिए। और पश्चिम दिशा की तरफ अगर आपको रखना है, जैसे एंट्रेंस से ही बात हो रही थी और मैं प्लांट्स पे आ गया, आपको वेस्ट साइड में आप बड़े पौधे या थोड़े से हेवी प्लांट्स रख सकते हैं। बहुत सुंदर से आपने हमें समझाया कि एंट्रेंस किस तरीके की होनी चाहिए, एंट्रेंस को हम किस तरीके से सजा सकते हैं, एंट्रेंस में क्या कुछ होना चाहिए। अब वही अगर हम एंट्रेंस से थोड़ा अंदर की ओर आए तो फिर रूम्स की बात आती है। और सामान्यतः हमारे घर में ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, पेरेंट्स होते हैं और बच्चे होते हैं। तो ऐसे में रूम्स की बात करना चाहूँगी। यदि हम ग्रैंड पेरेंट्स की बात करें, अपने घर के बड़े बुजुर्गों की बात करें, तो उनका कमरा किस दिशा में होना चाहिए, उनका कमरा कैसा होना चाहिए? देखिए, इसमें थोड़े से हमें डिफरेंट डायरेक्शंस की बात आ जाती है। वैसे तो आजकल अपार्टमेंट्स में देखा जाए तो आपको 3 BHK, 4 BHK या 2.5 BHK भी मिल जाते हैं, या फिर अगर आपका खुद का प्लॉट है जिस पे आपने घर बनाया हुआ है, वहाँ पे भी आप इस तरीके का बना सकते हो जैसे मैं बता रहा हूँ। एडवाइजेबल ये होता है कि अगर वरिष्ठ नागरिक हैं या अगर वो हेड ऑफ द फैमिली हैं, तो उनके लिए साउथ डायरेक्शन में बेडरूम का होना बहुत सही है। अब अगर आ जाए हम छोटे बच्चों पे, तो छोटे बच्चे बेसिकली स्टडी भी उसी रूम में करते हैं और सो भी जाते हैं, या फिर अगर वो अलग अलग भी होता है
तो आप ये मान के चले कि उनका रूम हम नॉर्थ वेस्ट की दिशा में दे सकते हैं। और बाकी नॉर्मल लोगों के लिए या कॉमन जो भी लोग घर में हैं वो या तो साउथ वेस्ट में या तो साउथ ऑफ साउथ ईस्ट में भी या फिर साउथ की तरफ भी रख सकते हैं अपना कमरा। और ज़्यादातर देखा गया है कि कपल जो यंग कपल होता है, यंग न्यूली मैरिड कपल, एंड ये क्वेश्चंस ज़्यादातर आते हैं कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कुछ कठिनाई है, कुछ रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, या फिर इनका रूम हमने यहाँ रखा हुआ है, क्या ये सही है? वहाँ पे मैं थोड़ा सा एक अलग पर्सपेक्टिव देना चाहूँगा। वो यंग कपल का जो रूम होता है, बिकॉज दे आर न्यू इन टू अ रिलेशनशिप, एंड उसको हम बोलते हैं कि अगर वो नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट में रखा जाए उनका रूम, वो सबसे बेहतर होगा। बहुत सुंदर से आपने हमें यह समझाया कि घर में किन लोगों का घर माफ़ कीजिएगा, किन लोगों का कमरा किस स्थान पर होना चाहिए। बहुत अच्छे से आपने हमें समझाया। अब जब कमरों की बात आ रही है, जैसे कि आपने हमें यह बोला कि बच्चों के रूम में ज़्यादातर स्टडी भी वहीं करते हैं, लेकिन कई बार ऐसा देखा जाता है कि जब ज़्यादा स्पेस हमारे घर में होता है तो स्टडी रूम हम अलग बना देते हैं। तो ऐसे में बच्चों के स्टडी रूम की मैं बात करना चाहूँगी कि अगर अलग से हम बच्चों का कमरा बना रहे हैं स्टडी रूम के लिए, तो वो किस डायरेक्शन में होना चाहिए, किस तरीके का होना चाहिए। प्लस इसमें मैं एक क्वेश्चन और ऐड करना चाहूंगी, कई बारी घर के जो बड़े होते हैं ना, वो स्टडी रूम को अपना जो है वर्क प्लेस भी बना लेते हैं, तो क्या उसमें स्टडी रूम में ही वर्क प्लेस बनाना सही है या नहीं? ये आपने बहुत ही बढ़िया सवाल पूछा, क्योंकि इसके मैं दो फेजेस करके चलूँगा। बेसिकली स्टडी रूम आपके कॉलेज गोयर्स, यूनिवर्सिटी जाने वाले बच्चे या छोटे बच्चों के लिए जनरली देखा जाता है। मैं आऊँगा जो बड़े हैं घर के, या फिर जो काम करते हैं, आमदनी वाले लोग हैं, जो कमा रहे हैं, उनका रूम कहाँ होना चाहिए। उनका रूम थोड़ा सा मैं स्टडी रूम के हट के बोलना चाहूँगा, बट फर्स्ट हम स्टडी रूम की बात कर लेते हैं, जो टिपिकली बच्चों के लिए ख़ास है। वो बच्चों के हिसाब से देखा जाए तो वो वहाँ पे घर में अगर सोते हैं या टीवी देखते हैं, उसके अलावा वो पढ़ाई करते हैं। तो स्टडी रूम मैं बोलूँगा वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट होना चाहिए, एब्सोल्युटली प्रेफरेबल लोकेशन है। और स्टडी रूम में जैसे आपने बड़ों के बारे में भी बात करी, वो अपना सामान रख देते हैं। अपना सामान आप जो साफ़ सुथरा है, अगर कोई अलमारी है वो आप रख सकते हैं, लेकिन मैं आपसे गुजारिश करूंगा, एंड दिस इज़ अ पॉइंट टू नोट फॉर ऑल, कि आप ओल्ड न्यूज़पेपर्स, बेफालतू चीज़ें जैसे जो फ़ोन काम नहीं कर रहा, बैटरीज, एनी अदर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स जो नहीं काम कर रहे, या जो भी यूजलेस चीज़ें हैं जो आज के सिनारियो में आप यूज़ नहीं कर रहे बट वो पड़ा हुआ है, कृपया करके उसे बच्चों के स्टडी रूम से हटा दें। बच्चों को एब्सोल्यूट फोकस चाहिए। मैंने देखा है बहुत सारे पेरेंट्स मुझसे ये सवाल करते हैं कि सर बच्चा नहीं पढ़ रहा और कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा, वैसे वो पढ़ाई में बहुत अच्छा है। सो जैसे मैंने कहा, अगर वो पढ़ाई में अच्छी है या अच्छा है, देन बहुत ही कम चीज़ें करने से आप ये सुनिश्चित कर लेंगे कि आपका स्टडी रूम कैसे प्रॉफिटेबल हो जाएगा आपके पुत्र या पुत्री के लिए। अब वो ऐसे होगा, मैं आपको थोड़े से टिप्स जल्दी से बता देता हूँ। आप स्टडी टेबल या जो बच्चा बैठता है उसकी स्टडी टेबल टूवर्ड्स नॉर्थ, उत्तर की तरफ, या टूवर्ड्स पूर्व की तरफ आप करके उसको बिठा सकते हैं। ये इंश्योर करिए कि वो दीवार से बिल्कुल सट के ना हो, थोड़ी सी जगह छोड़ के हल्की सी टेबल पीछे रखिए, और टेबल के ऊपर भी बहुत ज़्यादा सामान फैला हुआ ना हो। जो जो ज़रूरी है, कुछ किताबें, उनकी कलम, पेंसिल या बुक्स, नोटबुक्स हो सकती हैं, बाकी चीज़ आप ड्रॉअर में डाल के रख दीजिए। कमिंग टू फ़ोटोज़, जैसे कुछ रोमांटिक पिक्चर्स डाल दी, वो वाली पिक्चर्स प्लीज़ आप उस रूम से हटा दीजिए, वो दे आर मेंट टू बी इन द बेडरूम। वेरेस स्टडी टेबल के आमने सामने, या फिर आप नॉर्थ में, नॉर्थ ईस्ट में, या फिर इवन ईस्ट में आप सरस्वती देवी जी की फ़ोटो लगाएं, आप अपने इष्ट देव की फ़ोटो लगाएं, गणेश जी की फ़ोटो लगाएं, या किसी संत की फ़ोटो लगाएं जो गुरु समान हैं, या जिनसे हम शिक्षा प्राप्त करते हैं, या गणेश जी जैसे सबसे प्रथम पूजनीय देव हैं, उनकी फ़ोटो आप लगा सकते हैं।
एंड आप स्टडी टेबल पे बच्चों की एक लाइट ब्लू कलर का ग्लोब रख दीजिए। उससे ये फ़र्क पड़ेगा कि इट विल हेल्प योर चिल्ड्रन टू कॉन्सेंट्रेट, और बिकॉज लाइट ब्लू कलर वाटर को दर्शाता है, शीतलता प्रदान करेगा, उनकी बुद्धि बहुत अच्छे तरीके से कॉन्सेंट्रेशन में जाएगी। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि ये मस्ट डू अप्रोच है, इसी से ही बुद्धि हल्की होगी और वो कॉन्सेंट्रेट करेंगे, बट देखा गया है और आपने देखा भी होगा, दिस इज़ ऑल्सो इन कमर्शियल ऑफिसेस, कि आप किसी टेबल पे ग्लोब देखते हैं लाइट ब्लू कलर का पड़ा हुआ है, दैट्स ऑलवेज गुड। कमिंग बैक टू आपके बड़े हैं जो घर में, या जो मेन जो आमदनी वाले लोग हैं, उनका कॉन्फ्रेंस रूम, या अगर वो खुद एंटरप्रेन्योर हैं, अगर वो डॉक्टर हैं, अगर वो एडवोकेट हैं, वो घर से ही काम करते हैं, उनका जो कॉन्फ्रेंस रूम है दैट मेक्स देम थिंक लॉट ऑफ थॉट्स। वो थॉट्स बेसिकली क्या कि मैं बिजनेस आइडियाज़ क्या करूं, कैसे कस्टमर्स बढ़ाऊं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो उसके लिए ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट जो है वो सबसे प्रेफरेबल लोकेशन मानी जाएगी। बिल्कुल, बहुत अच्छे से आपने हमें समझाया कि बच्चों का जो स्टडी रूम होता है, या जो हमारे घर के जो बड़े हैं, जो आमदनी में लेकर आ रहे हैं हमारे, उनका वर्क प्लेस किस तरीके का होना चाहिए। बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया। लेकिन एक सवाल मन में और आया, जब हम बेडरूम्स की बात कर रहे थे तो बड़े बुजुर्गों की बात चली थी, तो ऐसे में अक्सर जो हम बड़े लोग होते हैं, मेडिसिन ज़रूर होती है हमारी, क्योंकि बीमार होना तो तय है ना, ह्यूमन बॉडी है तो हम बीमार भी होते हैं। तो ऐसे में दवाइयाँ हम क्या करते हैं, कहीं पर भी रख देते हैं। ज़्यादातर देखा जाता है कि बेड के साइड टेबल पर हम दवाइयों को रख देते हैं। तो दवाइयों को कहाँ रखना चाहिए, क्योंकि मैंने ऐसा सुना है कि दवाइयों के लिए बहुत स्पेशल प्लेस होता है, हम ऐसे ही कहीं पर भी नहीं रख सकते मेडिसिन। जी, स्पेशल प्लेस होता है, बट मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में ये थोड़ा सा लॉस्ट हो चुका है। हम जैसे आपने बिल्कुल सही बात करी कि वरिष्ठ नागरिक हैं, कोई बूढ़े हैं, तो वो मेजरली अपने बेड के साथ साइड टेबल में ड्रॉअर में रख देते हैं। वो एक कॉमन प्रैक्टिस आज हो गई है, बट वास्तु के हिसाब से अगर हम मान के चलें तो इसकी बेस्ट डायरेक्शन होगी नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट, या फिर आप नॉर्थ में रखिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि बेडरूम बेसिकली आपके रेस्ट करने का रूम है। दवा का जो उपयोग है वो सिर्फ नीड बी बेसिस में हम मान के चलेंगे कि दवा का उपयोग होना चाहिए, वरना आप इसको नेगेट करके चलें और नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ की तरफ कहीं पे सुरक्षित स्थान पे रखें, जहाँ पे ज़्यादा गर्मी ना हो, जहाँ पे टेम्परेचर मेंटेनेबल हो। जैसे कि किसी ऑइंटमेंट पे, किसी मेडिसिन पे भी लिखा होता है, फिजिशियन भी बताते हैं 25 डिग्री 30 डिग्री के ऊपर टेम्परेचर है तो वहाँ मत रखिए। तो इस हिसाब से आप उस डायरेक्शन में, उस दिशा में कहीं पे भी रख सकते हैं। चलिए, बहुत अच्छे से आपने हमें यह भी बताया कि मेडिसिन घर पे कहाँ रखनी चाहिए, और बहुत विशेष जानकारी आप हमें इस कार्यक्रम के माध्यम से आज प्रदान कर रहे हैं। साथ ही साथ एक सवाल अब मैं ये करना चाहूँगी आपसे, हमने बेडरूम्स की भी बात कर ली, अब डाइनिंग रूम की बात करना चाहूँगी, क्योंकि एक स्थान जो महत्वपूर्ण आता है वो डाइनिंग रूम आता है, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने बेडरूम में खाना खा लेते हैं। तो ये भी जानना चाहूँगी कि डाइनिंग रूम कहाँ होना चाहिए वास्तु के अकॉर्डिंग, और जो लोग अपने बेडरूम में खाना खा लेते हैं, क्या वो चीज़ सही है? जी देखिए, ये बहुत डिबेटेबल टॉपिक है, और जब भी हम कस्टमर्स को बोलते हैं इस बारे में तो हमें यही सुनने में मिलता है कि स्पेस की कमी है, या हम ज़्यादातर ऐसे ही करते हैं क्योंकि ये रीज़न है। चलिए, मैं वास्तु के पर्सपेक्टिव से इसको ज़रूर समझाना चाहूँगा। एक तो देखिए, बेडरूम खाने की जगह नहीं होती, और बेड पे नहीं खाना चाहिए एज़ पर वास्तु, क्योंकि बेडरूम में आप आराम करते हैं, या फिर आप टीवी देखते हैं, या फिर आप नॉर्मल फैमिली की बातें करते हैं, किड्स में प्ले अराउंड एंड स्लीप, कभी खाना स्पिल हो गया, उसी बेड पे आप सो रहे हो, एंड अदर थिंग्स, राइट। सो आप समझ रहे होगे मैं किस तरफ से इशारा कर रहा हूँ कि खाना जो होता है वो बेसिकली पायस फूड होता है। नाउ आई एम नॉट गेटिंग इनटू द डिबेट कि वो वेज नॉन वेज है, खाना है। खाना जब आप खाएं तो आप डाइनिंग टेबल या डाइनिंग रूम जो आपका बना हुआ है वहाँ खाएं। अब जो है डाइनिंग टेबल या डाइनिंग रूम वो कहाँ होगा? पहले के घरों में या पहले के सिनेरियोज में कुछ साल पहले तक, 30-40 साल पहले तक या उससे पहले से, आप देखते होंगे कि आपकी जो रसोई है
रसोई घर के बिल्कुल एडजेसेंट या पास में डाइनिंग रूम, या रूम तो नहीं हुआ करता था, डाइनिंग टेबल हुई करती थी, और उस डाइनिंग टेबल पे सारे इकट्ठा होके खाते थे। एब्सोल्यूट बेस्ट प्रैक्टिस है। उसके भी पहले अगर मैं जाऊँ, मेरे माँ बाबू जी या फिर दादाजी के एरा में लोग नीचे बैठ के खाना खाते थे किचन के बिल्कुल पास, क्योंकि गरम गरम परोसा जाता था। आज वो नहीं होता है। हाउएवर मैं बोलूँगा, अगर किचन आपकी जहाँ पे भी है उसके बगल में डाइनिंग रूम हो, वहाँ पे एक स्क्वायर या रेक्टेंगुलर टेबल हो, आप उस पे बैठ के खाएं, उत्तर और पूर्व की तरफ दिशा करके खाएं, बिल्कुल सही है। बिल्कुल, आपने यह भी बता दिया। अब इसी के साथ साथ घर के मंदिर की बात करना चाहूँगी कि घर का मंदिर किस दिशा में होना चाहिए। और कुछ लोगों के घर में स्पेस का इश्यू होता है, तो वो मंदिर का कमरा अलग से ना बनाकर मंदिर बस रख देते हैं। तो अगर ऐसी प्रॉब्लम है तो मंदिर किस दिशा में रखना चाहिए? जी, बहुत ही अच्छा सवाल है। मंदिर जो है वो सबसे पायस और ऑस्पिशियस जगह पे होना चाहिए, क्योंकि उसमें आप देवी देवताओं की मूर्तियाँ, कोई प्ले कार्ड या इस तरह की चीज़ें आप रखते हैं। तो बिल्कुल जो साइड या दिशा अवॉइड करें वो है दक्षिण दिशा। दक्षिण या साउथ में मंदिर ना रखें। ये मैं आपको आज भी अगर मुझे कोई स्टैम्प पेपर पे लिख के देने को बोलेगा, मैं माइंड नहीं करूँगा कि उसमें कितनी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। दिशा अनुसार आप या तो उत्तर या तो पूर्व में रख सकते हैं, अगर आप नहीं कर सकते, वरना सबसे उच्च स्थान इसका होगा नॉर्थ ईस्ट। और नॉर्थ ईस्ट में, जैसे कि आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा, पूजा रूम के लिए स्पेस नहीं है या पूजा रूम आप बना नहीं सकते, तो आप बिल्कुल छोटा सा एक पूजा घर ले आइए जिसको आप ऊपर दीवार पे भी लटका सकते हैं। एंड पूजा रूम मैंने देखा है बहुत लोग नीचे रखते हैं धरती पे, तो वो ना करें। एडवाइजेबल ये है कि आप धरती से थोड़ा सा उसको ऊपर बना करके रखें, क्योंकि देवताओं का या देवियों का स्थान हमसे ऊपर है। तो हम इसलिए ये रिलेट करते हुए चलेंगे कि उसको हम थोड़ा सा ऊंचाई पे रखें, और इसको हम नॉर्थ ईस्ट में अथवा ईस्ट में या उत्तर में प्लेस करेंगे। चलिए, यह आपने बहुत अच्छे से हमें समझाया कि घर का मंदिर किस दिशा में होना चाहिए। लेकिन घर का एक स्थान और ऐसा होता है जिसे हम मंदिर के समान समझते हैं, वो है हमारी किचन। तो ऐसे में किचन किस दिशा में होनी चाहिए, और किचन का जब निर्माण किया जाता है तो किन विशेष बातों का ध्यान देना चाहिए? ज़रूर, मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूँ कि किचन इज़ येट अनदर इम्पॉर्टेंट प्लेस। बहुत ज़रूरी है। महिलाओं के पर्सपेक्टिव से देखा जाए, हाउसवाइफ्स के पर्सपेक्टिव से देखा जाए, उनकी अगर हम हेल्थ की बात करें, वो अत्यंत आवश्यक होता है। क्योंकि अगर हम जैसे लोग बिज़नेस करते हैं या बाहर जाके कमाई करते हैं, इट्स इक्वली इम्पॉर्टेंट कि जो घर की महिलाएं हैं या जो भी किचन में मैक्सिमम टाइम स्पेंड कर रहे हों, उनकी भी हेल्थ और उनका भी कुशल बिल्कुल सही से रहे। इसलिए किचन बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब बात आ जाती है कौन से डायरेक्शन में हो। साउथ ईस्ट जो है वो आग्नेय कोण कहते हैं उसको। एंड किचन में आप किस चीज़ का मैक्सिमम यूज़ करते हैं, वो है फायर, जिससे खाना बनता है। तो बेसिकली आप साउथ ईस्ट की तरफ किचन दे दें, बहुत ही करेक्ट स्थान है इसका। वरना अगर साउथ ईस्ट में आपने और कुछ बना रखा है या जगह नहीं है, तो मैं आपके लिए एक गुड न्यूज़ लेके आ रहा हूँ। आपको मैं बहुत वैरायटी ऑफ प्लेसेस दे देता हूँ। कहीं से भी आप ईस्ट से लेके साउथ के अंदर किचन बना सकते हैं। चलिए, बहुत अच्छे से आपने हमारे दर्शकों की एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया, क्योंकि अक्सर ना किचन का स्थान बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है कि किस दिशा में, क्योंकि अग्नि कौन आता है, ये जहाँ तक मुझे जानकारी है। हाँ, तो इस वजह से बहुत महत्वपूर्ण ये बात आती है कि किचन अगर सही प्लेस पर नहीं है तो बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। तो देखिए दर्शकों, आज इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको बहुत विशेष जानकारी प्रदान की जा रही है। अभी तक आपने जाना कि डाइनिंग रूम कहाँ होना चाहिए, किचन कहाँ होनी चाहिए, हमारे बेडरूम्स कहाँ होने चाहिए,
चाहिए, घर की एंट्रेंस कैसी होनी चाहिए, किस दिशा में होनी चाहिए, वास्तु क्या है, बहुत ही विशेष जानकारी अभी तक आपको प्रदान की गई है। कार्यक्रम में आगे चलकर भी हम आपको बहुत ही विशेष जानकारी देने वाले हैं, तो इसके लिए कार्यक्रम आप अंत तक जरूर देखिएगा और कार्यक्रम बहुत ही ध्यानपूर्वक भी आप देखिएगा। इसी के साथ साथ मैं आपको यह कहना चाहूंगी कि यदि आपकी भी ज्योतिष शास्त्र में रुचि है, यह विद्या प्राप्त करना चाहते हैं, तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ अकल्ट साइंस से आप जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए डिटेल्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाई जा रही है। चलिए इसी के साथ कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। अब हमने बात कर ली बेडरूम की, डाइनिंग रूम की, किचन की और बहुत सारी आपने बातें अभी हमें बता दी है, लेकिन अब एक रूम की बात करना चाहूँगी जो हम स्टोर रूम जिसे हम कहते हैं। तो स्टोर रूम किस डायरेक्शन में रखना चाहिए, क्योंकि आपने बताया कि घर में जो अननेसेसरी सामान होता है वो नहीं ज़्यादातर रखना चाहिए और स्टोर रूम में ज़्यादातर हमारा वही सामान ही रखा होता है, तो ऐसे में ये रूम किस डायरेक्शन में होना चाहिए? ज़रूर, ये अगेन बहुत ही अच्छा सवाल पूछा आपने, क्योंकि कुछ सामान तो हमें घर में रखना होता है, हो सकता है वो लेटर यूज़ के लिए हो, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मशीनरी हो गई या कुछ टूल्स हो गए या हैवी वेपन्स हो गए या हैवी आइटम्स हो गए, राइट। बाय वेपन्स मैं ये नहीं कह रहा कि बंदूक हो या राइफ़ल हो, मैं कह रहा हूँ कोई भी तरह की मशीनरी या आपके इन टर्म्स ऑफ हैवी आइटम्स जो आप रखते हैं वो आप रखिएगा साउथ वेस्ट की डायरेक्शन में। और जो कॉमनली यूज्ड आइटम्स हैं जो दिनचर्या में आप डेली यूज़ कर रहे हो, बीट जेंटलमैन और लेडी, आप नॉर्थ वेस्ट में रख सकते हैं, क्योंकि वो दिशा ऐसी दर्शाती है कि आप उसको फास्ट कंज्यूमेबल्स में यूज़ करते हो डेली बेसिस पे। बिल्कुल, बहुत अच्छे से आपने हमें बताया कि एक घर का किस तरीके का हमारी दिशा दशा होनी चाहिए, किस तरीके की बनावट होनी चाहिए, कौन सी चीज़ें किस डायरेक्शन में होनी चाहिए, बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया। अब इसी के साथ साथ एक सवाल मैं आपसे ये करना चाहूँगी कि जब भी हम कोई घर लेते हैं या फिर कोई और ऑफिस लेते हैं तो उसमें हम मुहूर्त में ही गृह प्रवेश करते हैं, तो क्या मुहूर्त का भी वास्तु में बहुत विशेष स्थान है? अगर है तो क्यों? जी बिल्कुल, विशेष स्थान बहुत है, बिकॉज ये एक तरह से वास्तु से ही ओरिजिनेटेड है और वैदिक साइंस से ओरिजिनेटेड है। सो इसका महत्व आज से नहीं, पूर्व काल से ऋषि मुनियों से और जो भी हमारे आचार्य या गुरु हैं, हम बेसिकली उनको संपर्क करते हैं। ये जो भी हम कार्य करते हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपका गृह आरंभ हो गया, गृह प्रवेश हो गया। गृह आरंभ बेसिकली एक्सकवेशन को कहते हैं, या जब हम खुदाई करते हैं किसी इम्पोर्टेंट कार्य के लिए। और गृह प्रवेश हो गया आपका जो न्यू कंस्ट्रक्टेड हाउस है, जब आप उसमें प्रवेश करना चाहें और भव्य तरीके से आप फंक्शन करें, तो उसके लिए मुहूर्त निकाला जाता है। और मुहूर्त आजकल के तौर में देखा गया है कि बहुत सारे लोग जो हैं अपने पुजारी या किसी पंडित को बोल के या किसी और को जो थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन या नॉलेज रखता है, उनको दे के पूछ लेते हैं और आपको एक तुरंत डेट मिल जाती है। वो मोटे मोटे तौर पे बिल्कुल सही काम नहीं है, क्योंकि उसको हम बकायदा पंचांग में देखकर, कुंडली अगर आपकी है या आपके पास नहीं है, तो हम आपके साथ एक कॉन्वर्जेशन करते हैं, इन्फॉर्मेशन लेते हैं आपकी। और आप सपोज प्रकाश जी हैं या आप सुमिता जी हैं, आपकी इन्फॉर्मेशन लेके कौन सा दिन, सपोज आपने बोला मेरे को जनवरी टू फरवरी की डेट बताइए, या आपने बोला मेरे को जनवरी 15 से 30 के अंदर करना है, तो मैं आपको कौन सा शुभ दिन, कौन सा मुहूर्त है, कब कर सकते हैं, ये बताऊंगा। बिल्कुल, आपने बहुत ही विशेष जानकारी इस कार्यक्रम के माध्यम से हमें प्रदान की है। हालांकि मेरे मन में बहुत सारे और भी प्रश्न हैं, लेकिन वक्त अभी हमें इजाज़त नहीं दे रहा। फिलहाल वक्त हो चला है कार्यक्रम को यहीं पर विराम देने का। आपने इतनी विशेष जानकारी हमें और हमारे दर्शकों से साझा की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार दर्शकों। आप हमारे संतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें।